Hello student, I have given you one question bank for unit test 1 and from that question bank I am solving all the MCQs. So look at first MCQ. A metal foil of negligible thickness is introduced between two plate of capacitor at the center. The capacitance of the capacitor will be, यानी after inserting the dielectrics हमको पूछा है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना हो जाएगा। तो हालांकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमको पता है कि वो के टाइम्स हो जाएगा, बट मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एयर कैपेसिटर होता तो ये कैपेसिटी होती ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये हो जाएगी न्यू कैपेसिटी ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। सो यू जस्ट टेक द रेशो सी डैश बाई सी विच इज़ इक्वल्स टू के। सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी सी टाइम्स के, यानी के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आंसर विल बी के टाइम्स, दैट इज डी। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरेड इज गिवन, और हमको पूछा है कि स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस 1 मीटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सो फॉर स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर, capacitance is given by 4 pi epsilon naught times radius, that is r. So what is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught? I think it is 1 by 9 into 10 to the power 9 multiplied by radius is given as 1 meter. So after solving this you will get answer as 1.1 into 10 to the power minus 10. That means answer will be A. Come to question number 3. If an electron is brought toward another electron, the electric potential energy of the system. So सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, सो ऑब्वियस बात है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, dielectric constant of oil is given, that is K is equals to 2, has a capacity C. If the oil is removed, the capacitance of the capacitor become. अब देखिए K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंसर्ट किया था तो कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई थी, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये 2 गिवन है, तो ऑब्वियस बात है जो कैपेसिटी हो जाएगी वो पहले का हाफ हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। दैट मीन्स आंसर डी विल बी करेक्ट। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर विल बी C/2। ओके, नाउ कम टू MCQ नंबर 5, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ऑब्वियस बात है, व्हाट वाज किरचॉफ वोल्टेज लॉ? समेशन ऑफ ऑल द EMF एंड समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस जीरो इन अ क्लोज लूप, और ये होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो फर्स्ट लॉ होता था वो होता था it is the consequence of conservation of charges. Now look at question number 6, potential gradient. अब सी potential gradient क्या होता है? It is dV by dx. तो सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये वोल्ट पर मीटर इसका SI यूनिट होगा, तो यहाँ पे SI यूनिट पूछा था, वोल्ट पर मीटर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF ऑफ द सेल। अब वोल्ट मीटर तो ये काम नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करता है और EMF भी कैलकुलेट कर सकता है। गैल्वेनोमीटर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, और विस्टोन मीटर ब्रिज भी नहीं हो सकता। ठीक है, वी फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ विस्टोन मीटर ब्रिज। नाउ कम टू दिस न्यूमेरिकल। हमको 4 रेजिस्टेंस गिवन है, तो ऑब्वियस बात है ये जो क्वेश्चन है ये विस्टोन नेटवर्क है। मैं एक विस्टोन नेटवर्क यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो तरीका ये है, जो भी रेजिस्टेंसेस क्वेश्चन में मेंशन है आप उसको साइक्लिक ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, यू जस्ट कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द साइक्लिक ऑर्डर। अब साइक्लिक ऑर्डर में पहले यहाँ पे 4 ओहम, देखिए पहले ये 4 ओहम में लगा देता हूँ, उसके बाद ये 8 ओहम का, देन X ओहम एंड देन 12 ओहम। सो दिस इज़ द right way to connect the resistance in cyclic order, and after you just name the resistance. Let's say this is R1 R2। देखिए R1 R2, पहले ये वाला resistance, फिर ये R2, then this is R3 and this is R4।
अब स्पेसिफिकली ऐसा किया क्यों है, तो उसका रीज़न यही है कि हमारा फार्मूला ये था कि R1/R2 अगर बैलेंसिंग कंडीशन में है व्हीटस्टोन ब्रिज, सो R1/R2 विल बी इक्वल्स टू R3/R4। अब वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा देखिए, 4/R1/R2 दैट इज़ 4/8, इट इज़ इक्वल्स टू R3 is 12 and R4 is x. Now solve this equation, you will get 4x is equals to 12 multiplied by 8, and finally this x comes to be 24 ohm. ठीक है, so option A is correct. Just you focus on how we connect the given resistances and then how we label R1, R2, R3 and R4. Then just apply this formula and you will get the answer. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, MCQ नंबर 9। अब यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पे सी अ करंट इज़ पासिंग, दैट इज़ करंट आई, और इस पॉइंट पी पर हमको नेट फील्ड पूछा है। आई थिंक ऐसा ही होगा क्वेश्चन। 3 सेगमेंट 2 स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L एंड सेमी कंडक्टर, हाँ ठीक है, इट कैरीज द करंट आई। हाँ, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको पूछा है। अब देखिए पॉइंट पी कंडक्टर नंबर 1 के लिए एक्सिस पर है, तो इसकी वजह से ये फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ये जो सेगमेंट नंबर 3 है, इसकी वजह से भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग द एक्सिस। बाय फार्मूला यू नो वेरी वेल। सो जो नेट फील्ड होगी वो ओनली ड्यू टू सेमी सर्कल होगी। ओके, सो लेट मी कैलकुलेट दिस। सो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ठीक है। आर्क की वजह से जो नेट फील्ड होती है, इट इज़ आई थिंक न्यू नॉट अपॉन 4πd इंटू थीटा। ओके, अब सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, दैट इज़ पाई रेडियन। हाँ ठीक है, और डी का वैल्यू भी हमको यहाँ पे, डी की बजाय यहाँ पे रेडियस आर गिवन है। सो फाइनली बी नेट विल बी न्यू नॉट अपॉन 4π आर इंटू थीटा इज़ पाई। सो पाई से पाई कैंसिल होगा और फाइनल आंसर होगा न्यू नॉट करंट कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे करंट आएगा, न्यू नॉट आई। सो दिस न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिकॉज ये सेगमेंट 1 और सेगमेंट 3 की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी, इसलिए वो मैंने कैलकुलेशन में ली ही नहीं है, ठीक है। सो ये आंसर होगा सी आंसर विल बी अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट MCQ। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में है और वो स्टेशनरी है, उस पर कोई फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये रिमेन स्टेशनरी। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड, no force is acting on that particle. Please remember this. Now come to question number 11. The force between two parallel current carrying conductor is F. If the current in each conductor is double, then the force between them become. अब देखिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर ये होता है F इज इक्वल्स टू, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होता है न्यू नॉट अपॉन 4π current in first conductor into current in second conductor and divided by distance between them, let's say this is x. okay, ये केस 1 है। हमको बोला है कि अगर डबल कर दिया दोनों कंडक्टर में, मान लो ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। अब सेकंड केस में हमको बोल रहा है कि इनका जो करंट है वो डबल कर दिया, ठीक है। इनमें करंट अगर डबल हो जाते, तो डबल होने के बाद कैन आई राइट एफ डैश इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट में कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, न्यू नॉट आई, और ये I1 हो गया 2 टाइम्स I1 मल्टीप्लाइड बाय ये I2 हो गया 2 टाइम्स I2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब ये 2 2 ज़ा 4 मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे। फाइनली हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स न्यू नॉट अपॉन 4π I1 I2 डिवाइडेड बाई x, और ये क्या चीज़ है? इक्वेशन 1 से ये तो f ही होता है, देयरफॉर आई कैन राइट एफ डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स f। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है।
कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सर्कुलर लूप का रेडियस गिवन है यहाँ पे, रेडियस इज 0.0157, करंट है 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमको पूछा है, ठीक है। सो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एक करंट कैरिंग लूप के, बी एट सेंटर आई थिंक इट इज़ गिवन बाय न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, yes it is nu naught I divided by twice r। so nu naught का वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस इज 0.0157। तो यहाँ पे 10⁻⁷ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है यहाँ पे। सो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ऑप्शन में कहीं पर भी आंसर नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये आंसर आएगा -6, इसका मतलब आंसर इसका बी होगा, ठीक है। थोड़ा पावर यहाँ पे रॉन्ग है, थोड़ा सा एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ गिवन बाय, सिंपल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। सो वी कैन राइट मैग्नेटाइजेशन इज काई टाइम्स एच, देयरफॉर काई दैट इज ससेप्टिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई एच, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इफ एम नॉट एंड एल डिनोट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, तो हमको पूछा है कि गायरोमैग्नेटिक रेशो कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है बाय द वे, ये हमको पता है कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है E/2m मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। वैल्यूज रख दो, एम कैपिटल एम नॉट की बजाय यहाँ पे स्मॉल एम नॉट है, E/2m और ये कैपिटल एल। तो ई जब हमको व्हाट इज़ गायरोमैग्नेटिक रेशो, E/2m ही तो गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है। सो फाइनली E/2m गायरोमैग्नेटिक रेशो है, ये कितना आ जाएगा, इट इज़ m0/L। इसी को गैमा बोला जाता है, इसी को गायरोमैग्नेटिक रेशो हम बोलते हैं, m0/L। सो वेयर इज m0/L, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज गिवन, μr relative permeability is given, that is 5500। its magnetic susceptibility will be, तो काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमको पूछा है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सो μr इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। सो काई एम कितना हो जाएगा, μr -1, सॉल्व कर लो इनको, 5500 -1, सो कितना आएगा ये आंसर 5499, आई थिंक 5499 ये आंसर आएगा, ये आंसर करेक्ट है। एंड द लास्ट MCQ, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो अब ये मैग्नेट की लेंथ है, दैट मीन्स ये ट्वाइस एल गिवन है हमको 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ गिवन विच इज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, 6 × 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ऑल्सो गिवन, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन में ये है, ठीक है। सो व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज़ गिवन बाय नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वैल्यूज़ रख दो अब, 1/6 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻⁻4। and now you solve this, and after solving this you will get answer is 3.3 × 10⁻⁴ ampere per meter। so option B, हाँ कहाँ पर है, yes option B is correct। so guys, I have solved all the MCQs for you, and next video I will upload that is one line answer, and all 4 section I will try to upload. Thank you so much for watching this video.